दोस्तों आपने बीए या एमए में अगर डिजीरोसिटी के बारे में पढ़ा है, उनकी ब्लैक डेमोजल पढ़ी है, तो आपने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में जरूर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में हम लोग प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को डिस्कस करेंगे। कैसे ये बना, किससे इसका नाम दिया गया, कैसे ये खत्म हो गया, कितने सालों तक ये रहा था और इसके बारे में पूछा क्यों जाता है। एग्जाम्स में एक सेपरेट सेक्शन में आपसे जैसे रोमांटिसिज्म पूछा जाता है, वैसे ही प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में पूछा जाता है। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आप इससे प्री राफेलाइट मूवमेंट बोलने की बजाय अगर प्री राफेलाइट ब्रदरहुड बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक, क्योंकि ये 7 लोगों का एक ग्रुप था जिसे 1848 में बनाया गया था। ये ब्रदरहुड का नाम एक इटालियन पेंटर थे राफेल, उनके नाम पर दिया गया था। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको उन लोगों के नाम बताता हूँ जो इस ब्रदरहुड में शामिल थे। सबसे पहले पेंटर विलियम हॉलमैन हंट, पेंटर जॉन मिलेट, पेंटर और पोएट डीजी रॉसेटी, विलियम माइकल रॉसेटी जो कि डीजी रॉसेटी के भाई थे, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस और थॉमस वुलनर। तो इन 7 लोगों में एक ब्रदरहुड था दोस्तों। इनमें सबसे ज्यादा पेंटर्स थे, फिर पोएट्स थे, फिर क्रिटिक्स थे और इन 7 में से एक ही बंदा था जो मूर्तियां बनाता था, थॉमस वुलनर। डीजी रॉसेटी ने इनको इनवाइट किया था कि आओ और इस ब्रदरहुड में शामिल हो जाओ। ये 7 जने थे और 2 इनके मेंटर्स थे जो इस ब्रदरहुड में शामिल तो नहीं थे लेकिन इनको गाइड कर रहे थे। एक थे पॉड मैडॉक्स ब्राउन और दूसरे थे विलियम डाइस। दोनों पेंटर थे दोस्तों। अब इस ब्रदरहुड को पेंटर जॉन मिले के घर से शुरू किया गया था। 3 जने मिले थे, डीजी रॉसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिले। अब ये तीनों रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे और इन तीनों में से डीजी रॉसेटी ने उस एकेडमी को, रॉयल एकेडमी को छोड़ दिया था खुद से और जाकर पॉड मैडॉक्स ब्राउन के स्टूडेंट बन गए। और इस ब्रदरहुड को बनाने की इच्छा डीजी रॉसेटी की थी। उन्होंने अपनी इच्छा रखी इटालियन आर्ट को देखने के बाद में कि हम लोगों को भी रोमांटिक पोएट्री और आर्ट के बीच में एक लिंक डेवलप करना चाहिए। दोस्तों रॉसेटी ने अपने गुरु पॉड मैडॉक्स ब्राउन को भी इनवाइट किया था, लेकिन सीनियर आर्टिस्ट थे भैया, इंडिपेंडेंट होकर ही काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनको सपोर्ट जरूर किया था। वो सब मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस ब्रदरहुड को बनाने की इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिली। दोस्तों एक इन्हीं की तरह जर्मन ब्रदरहुड था नाजरीन नाम का, नाम नोट कर लेना, नाजरीन। और वो ब्रदरहुड एक जर्मन ब्रदरहुड था जो 1809 में बना था। उनका भी मकसद सेम था, मेडिवल स्पिरिट और आर्ट में वापस जाना। और उस ग्रुप को 6 वियना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था और इस ग्रुप को रॉयल सोसाइटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया। अब मैं वापस आता हूँ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड पर। इसका नाम प्री राफेलाइट ब्रदरहुड क्यों पड़ा? क्योंकि इस ग्रुप का मानना था कि राफेल के बाद में यूरोपियन आर्ट में एक मैकेनिस्टिक अप्रोच शुरू हो गई है और इसी मैकेनिस्टिक अप्रोच को माइकल एंजेलो जैसे पेंटर्स ने आगे बढ़ाया है। तो इन लोगों का मानना था कि इस मैकेनिस्टिक अप्रोच को तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए और क्वाट्रो सेंट्रो आर्ट शेड और फ्लेमिश आर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस ग्रुप का ऐसा मानना था कि हमें मेडिवलिज्म की तरफ वापस बढ़ना चाहिए। तो इन लोगों ने एक पीरियडिकल भी शुरू किया। उस पीरियडिकल का नाम क्या था? जर्म। हाँ जी, इस पीरियडिकल के एडिटर बने थे रॉसेटी के भाई माइकल रॉसेटी। लेकिन ये पीरियडिकल सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया। नाम भी चेंज करके देख लिया कि नाम की वजह से नहीं चल रहा है, जर्म कैसा नाम है, इसका नाम बदल दिया, आर्ट एंड पोएट्री बीइंग थॉट्स टुवर्ड्स नेचर कंडक्टेड प्रिंसिपली बाय आर्टिस्ट, प्रिंसिपली बाय आर्टिस्ट। सोचा आर्टिस्ट के नाम से अगर हम लिखेंगे इसको तो लोग खरीदने लगेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं चलता, पैसा बर्बाद हो गया। अब दोस्तों एक कमाल की बात यह कि इन भाइयों ने इस ग्रुप को, इस ब्रदरहुड को रॉयल एकेडमी के मेंबर से छुपा कर रखने की कोशिश की थी। मतलब ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। हाँ, क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जिस रॉयल एकेडमी में ये पढ़ रहे थे वो रॉयल एकेडमी वाले अनइमेजिनेटिव और आर्टिफिशियल पेंटिंग्स बनाते थे, जबकि ये ब्रदरहुड रोमांटिसिज्म और मेडिवलिज्म से इन्फ्लुएंस था। मतलब रोमांटिसिज्म के फ्री थॉट्स और मेडिवलिज्म के कल्चर से ये लोग फैसिनेट थे। ये मानते थे कि बाद की एजेस में वो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव इंटीग्रिटी कहीं खत्म सी हो गई, उसे वापस से जिंदा करना पड़ेगा हम लोगों को। और ये लोग मानते थे कि ऐसा सब कुछ हुआ है, ये जो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव इंटीग्रिटी खत्म हो गई है, ये सब हुआ है रियलिज्म की वजह से। रियलिज्म हमें फ्रीली सोचने से रोकता है। तो इन भाइयों का मेन फोकस क्या था? नेचर।
ये लोग अपनी शार्प फोकस टेक्निक से व्हाइट कैनवास पर नेचुरल वर्ल्ड को बड़ा ब्यूटीफुली शो करते थे। आप देखना इनकी पेंटिंग्स को दोस्तों, एक थिन सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है पर पेंटिंग्स की टेक्निक्स को हंट और मिलाई ने इस उम्मीद में कलर्स को ज्वेलरी की तरह ट्रांसपेरेंट और क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए कि आप सोच भी नहीं सकते। और रॉसिटी तो कीट से बड़ा इन्फ्लुएंस थे, मतलब उनको एडमायर करते रहते थे। ये सारे के सारे जॉन कीट्स की पोएम्स की वो बनाते थे पेंटिंग्स। कीट्स ने जिस टाइप की पोएम्स लिखी थी ना, इनके बहुत काम का मटेरियल मिल जाता था उन पोएम्स के अंदर। आप टेनिसन की लेडी ऑफ शैलोट को देखो, उसकी जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है? जॉन विलियम वाटरहाउस ने बनाई है। उन्होंने भी इस पेंटिंग में प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के स्टाइल को अडॉप्ट किया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जीबिशंस की, मतलब पेंटिंग दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं एग्जीबिशन। तो फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था इसाबेला का। इसाबेला बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनमें दोस्तों। ये मिले की सबसे फेमस पेंटिंग थी दोस्तों, जिसको पहली बार रॉयल एकेडमी में ही दिखाया गया था। एक 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट ने डेकामेरॉन नाम की नोवेल लिखी थी दोस्तों। उस नोवेल के एक एपिसोड को ये पेंटिंग दिखाती है। जॉन कीट्स जो थे रोमांटिक पोएट, उन्होंने भी इसी नोवेल पर इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल नाम की एक नैरेटिव पोएम भी लिखी है दोस्तों। ये नैरेटिव पोएम ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो कि कीट्स ने लिखी थी, उसी की तरह एक डेंजरस रोमांस है। और इस पोएम की पेंटिंग बनाई थी विलियम हॉर्मन हंट ने। तो इसाबेला दो है, एक वो जो कीट्स की पोएम की बनाई हुई है जो कि हंट ने बनाई है, और एक वो जो मिले ने बनाई है। ठीक है, आपको फर्क समझ में आ गया होगा। लेकिन रॉसिटी ने भी एक पेंटिंग बनाई थी दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस है, गर्लहुड ऑफ मैरी वर्जिन, जिसके अंदर देखना वर्जिन मैरी का बचपन दिखाया है, जिसको एक फ्री एग्जीबिशन में दिखाया गया था हाइड पार्क कॉर्नर में। अब कमाल की चीज देखो, इस पेंटिंग में आपको PRB मिलेगा दोस्तों। आप मिले की इसाबेला को भी देख लो, उसमें भी आपको PRB मिलेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन सब का एक एग्रीमेंट था, समझौता था, किसी पेपर पे लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन इनका एक समझौता था कि कुछ भी पेंटिंग वगैरह हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें PRB का सिग्नेचर जरूर छोड़ना है हमको। लेकिन उस वक्त एक गलती हो गई छोटी सी मिले से, उन्होंने एक पेंटिंग बना दी क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स। इस पेंटिंग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी दोस्तों उस टाइम पर। स्पेशली हमारे चार्ल्स डिकेंस ने कर दी थी कंट्रोवर्सी कि मैरी को इतना अगली क्यों दिखाया इन्होंने। क्योंकि मिले ने क्या किया था, अपनी साली थी सिस्टर इन लॉ, उसको मैरी का मॉडल बना दिया था। तो डिकेंस बोले कि क्या होली फैमिली को इन्होंने दारूबाजों की फैमिली बना दिया। इनका मेडिवलिज्म बड़ा अजीब है भाई, धर्म का अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा करके कंट्रोवर्सी हो गई। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की वजह से, या फिर कहें इस कंट्रोवर्सी के बाद से, जेम्स कॉलिंसन ने इस ग्रुप से रिजाइन कर दिया, खुद को बाहर कर लिया। और बाद में एक एक करके इन आर्टिस्ट ने भी अपने वर्क्स पर ये PRB का सिग्नेचर छोड़ना बंद कर दिया। इसके बाद जॉन रस्किन ने इस ग्रुप को सपोर्ट किया था, लेकिन फिर आप बाद में देखना कि ये ग्रुप डिवाइड हो गया। एक तो रियलिस्टिक बन गए जो कि मिले थे और हंट थे, जबकि रॉसिटी वाला मेडिवल ग्रुप जो अभी भी मेडिवल थॉट्स रखता था वो अलग रहा। जबकि मिले और हंट इस ब्रदरहुड से मूव कर गए कि अब हम मेडिवल आर्ट को डायरेक्ट इमिटेट नहीं करेंगे, बल्कि रियलिस्टिक और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को ऐड करेंगे। तो ऐसा करके ये ग्रुप डिवाइड हो गया। 5 साल से ज्यादा नहीं चला था ये, 5 साल भी बड़ी मुश्किल से चला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फेल हो गया, इसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया दोस्तों। जबकि ऐसा माना जाता है कि रॉसिटी ने तो यूरोप में सिंबलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया था। हाँ दोस्तों, मैंने कितनी देर से आपको कितना कुछ बताया इस मूवमेंट के बारे में। इतना बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद भी लोगों की क्या गलती रहती है, लोग इस प्री राफेलाइट को सिर्फ रॉसिटी से कनेक्ट करके देखते हैं कि डीजी रॉसिटी का चालू किया हुआ ग्रुप है। नहीं, 7 लोग थे इसके अंदर, और खत्म होने के बावजूद भी इसने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। और एक चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, रॉसिटी की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है ब्लेस्ड डैमसेल। इसको उन्होंने अपने पीरियडिकल जर्म में पब्लिश करवाया था। जर्म में पब्लिश हुई थी बेस्ट पोएम। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको इस ब्रदरहुड के बारे में नॉलेज मिली होगी दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।